नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम श्याम है और स्वागत करते हैं आपका द शिक्षा मित्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बिहार एसआई से रिलेटेड है। बिहार एसआई, एसआई मीन्स सब इंस्पेक्टर, जिसे हम लोग बिहार दरोगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? तो आज का जो वीडियो है इसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बिहार एसआई का जो एग्जाम पैटर्न, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होता है, उसके डिटेल्ड सिलेबस, है ना, कितने 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 पैटर्न, जो इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर है, कितने टीयर में एग्जाम्स होते हैं, है ना, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, और इन सब का सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है। ठीक है ना? इन सब चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो आइए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द आपका बिहार एसआई 2025 का न्यू वैकेंसीज भी आने वाली है, और इस बार एक्सपेक्टेड है कि मोर देन 80 वैकेंसीज आने को है ना? इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है? जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम होता है ना वो 3 टीयर एग्जाम है। कैसा है? 3 टीयर एग्जाम है। 3 टीयर एग्जाम है मतलब त्रिस्तरीय एग्जाम है ना? त्रिस्तरीय एग्जाम है, 3 टीयर एग्जाम है, जिसमें से जो आपका फर्स्ट जो टीयर है वो है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम, है ना? प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसको प्रीलिम्स भी कहते हैं शॉर्ट में, या फिर हिंदी में उसको प्रारंभिक परीक्षा भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है आपका मेंस, है ना? उसके बाद होता है मेंस। जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करते हैं वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड फाइनली जो बच्चे मेंस क्लियर करते हैं वो फिर पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम लोग फिजिकल टेस्ट भी कहते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है? एंड जो उसके बाद जो सेलेक्ट होते हैं ना उन्हीं का मेरिट लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टीयर 1 है ना, टीयर 1 जो है वो भी आपका क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, और जो आपका पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही है। ठीक है ना? तो जो आपका मेरिट बनता है ना, आपका जो मेरिट बनता है जिसपे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपका होता है मेंस के, है ना? मेंस के ही मार्क्स पे, मेंस के ही मार्क्स पे आपके मेरिट बनते हैं। ठीक है? तो ये तो बेसिक हो गया। इसके बाद हम अब सिलेबस को देखेंगे किस टाइप से सिलेबस है इसका, है ना? प्रीलिम्स को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्रीलिम्स की परीक्षा है, उसकी अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो उसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एक सिंगल एग्जाम होता है ना? प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है वो सिंगल पेपर एग्जाम है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, है ना? जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 100 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जीके जीएस, है ना, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, है ना, प्लस करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में। उसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं वो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के होते हैं, और बाकी के जो 10 सवाल होते हैं वो मिक्स्ड टाइप होता है ना? बाकी के जो 10 सवाल होते हैं वो मिक्स टाइप होता है। इसमें कुछ मैथ्स के सवाल दे सकता है ना? रीजनिंग पूछ लेता है ना? रीजनिंग होता है, पूछ लेता है। एक दो ठो इंग्लिश भी पूछ ले सकता है ना? पूछता ही है ना? इंग्लिश पूछ सकता है, हिंदी ग्रामर भी पूछ सकता है। तो 10 सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है? हर सवाल के लिए 2 मार्क्स होते हैं, है ना? हर सवाल के लिए 2 मार्क्स होता है। तो टोटल जो पेपर है वो कितने नंबर का होता है? टोटल पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। जो टोटल पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन कितना? 2 घंटे का टाइम होता है आपके पास, है ना? तो समय की समस्या नहीं है फिल्म्स में, इनफ समय मिलता है। जैसे बाकी प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे कि एसएससी सीजीएल या एसएससी का कोई भी एग्जाम देखोगे तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं ना वो 60 मिनट्स में करने होते हैं। 60 मिनट्स में करने होते हैं कितने? 100 क्वेश्चन। ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू हो जाता है। लेकिन जब आप बिहार एसआई की बात करते हो तो वहाँ पे आपको आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए कितना? 120 मिनट। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट दिया जा रहा है। तो एनफ समय है आपके पास। उसमें भी क्वेश्चंस तो जनरल स्टडीज के होते हैं, तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या
है ना, जो पेपर 1 जो होगा जनरल स्टडीज का प्रीलिम्स में, उसका सिलेबस क्या है? तो सिलेबस में आपको वही जनरल नॉलेज है ना एंड करंट अफेयर्स। इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि जनरल नॉलेज में भी क्या क्या पूछता है। जैसे ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे वीडियो में तो हम उस चीज को भी देखेंगे, ठीक है। एक दो इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आपका एग्जाम होगा ना वो कैसा होगा? एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड मतलब क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न से होंगे आपके पास, जिसमें से क्वेश्चन होगा है ना, ये क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, और उसमें से कोई एक करेक्ट होगा, उसको आपको मार्क करना है। उसको आपको वो जो आपका जो ओएमआर सीट होगा ना, ओएमआर जो सीट होगा उसमें आपको ऐसे ऐसे बबल करना होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको बबल करना होगा। ये सब चीज तो आपको पहले से भी पता होगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, ऐसे तो जब आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें ये कहता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए? 30%। कितने? 30% होने चाहिए मिनिमम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये उसका है। लेकिन ये मत सोचना कि जो टोटल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स है मान लो 200 है ना, 200 का अगर आप 30% ले लेते हो है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये मत सोचना कि अगर हमारा 60 नंबर आ गया तो मेरा लिस्ट में नाम आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि एक वर्ड है मेरिट, है ना, मेरिट लगती है। मतलब कट ऑफ जो फाइन जो लास्ट कट ऑफ प्रिपेयर होता है ना, वो टोटल बच्चों को कैलकुलेट करने के बाद ही लगती है। उससे उसके जो एबव रहेंगे है ना, उन बच्चों का लिस्ट में नाम आएगा। तो ये मत सोचना कि क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग का है 30%, तो 30% अगर मार्क्स आ गया तो हम मेरा लिस्ट में नाम आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग कितने होने चाहिए, कम से कम आपको 30% नंबर तो लाने ही लाने हैं। लेकिन ज्यादा ज्यादा कितने नंबर कट ऑफ जाएंगे वो डिटरमाइन होगा कितने बच्चे का मार्क्स कैसा आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो है निगेटिव मार्किंग को लेकर। क्योंकि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि पेपर तो चलो ठीक है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप निगेटिव मार्किंग की बात करते हो ना, तो यहाँ पे 0.2 मार्क्स है ना, 0.2 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर पे है। देखिए आप मान लो एक क्वेश्चन गलत करते हो, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए आपके कितने 2.5, कितना 2.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सॉरी 2.5 नहीं 0.2, सॉरी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए कितने आपके 0.2 मार्क्स, 0.2 मार्क्स डिडक्ट करें, ठीक है। 0.2 मार्क्स है आपके डिडक्ट हो जाएंगे एक गलत आंसर के लिए। तो ये था आपका नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। हाँ, एक और चीज में एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा ना, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसमें 20 टाइम्स जितनी भी वैकेंसीज होगी उसका 20 टाइम कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा अगले स्टेज के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रीलिम्स में मान लेते हैं कि 1000 है ना, प्रीलिम्स में मान लिया कि 1000 सीट है, 1000 वैकेंसी है, तो इसका 20 गुना है ना, इसका जो 20 गुना होगा मतलब कितना 20,000 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखिएगा, है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन प्रीलिम से रिलेटेड कि एग्जाम पैटर्न को लेकर के किस टाइप का एग्जाम होता है, क्या पूछा जाता है। अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम डिस्कस करते हैं डिटेल्ड सिलेबस, है ना। जो आपका बिहार एसआई का, बिहार दरोगा का जो डिटेल्ड सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि उसका क्या पैटर्न है, क्या 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 चीजें उसमें पूछी जाती हैं और ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बिहार ऐसे एग्जाम है ना वो कैसा है, बिहार ऐसे एग्जाम है वो जीएस ओरिएंटेड एग्जाम है ना, जनरल स्टडीज मतलब सामान्य ज्ञान ओरिएंटेड एग्जाम है ना, सामान्य अध्ययन ओरिएंटेड एग्जाम है। तो इसमें इसमें जो मेन फोकस होता है ना वो इन कोर सब्जेक्ट्स पर होता है। तो जनरल स्टडीज के कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो हम जब जनरल स्टडीज की बात करते हैं ना तो उसका जो कोर सब्जेक्ट होता है वो आपकी हिस्ट्री हो गई, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, दीज आर द मेन, है ना, दीज आर द मेन और दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज, ठीक है ना। ये जनरल स्टडीज का कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये जो है ना यही मेजर सेक्शन, यही क्या है जो मेजर सेक्शन है, यहाँ से सवाल आते हैं जनरल स्टडीज में, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। हिस्ट्री में है ना, तो क्या है, ये एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, है ना, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया,
एंड मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, वही प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एंड आधुनिक भारत, इन सबसे सवाल आता है। अब इनमें क्या क्या आएगा उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से आगे हम डिस्कस करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, मिडाइवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, इन सब चीजों को देखेंगे, है ना। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेसिफिकली आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला है ना, जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो सेक्शन है, वहां से भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ब्रीफली हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको ब्रीफ किया कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो दूसरा कोर है, हमारा जो दूसरा कोर सब्जेक्ट है वो होता है ज्योग्राफी, है ना। तो हमारा जो सिलेबस है ना, उसमें बेसिकली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को ही कंसिडर किया गया है ना। थोड़ा बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ आते हैं, बट ज्यादातर जो सवाल है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आते हैं, उसको भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, है ना, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में कौन कौन से टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से फ्रिक्वेंटली अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं, वो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, है ना। पहला क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें इसके सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, है ना, ऑफ हिमालय, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग जैसे कि हिमालय, है ना, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इन सब चीजों के बारे में सवाल पूछा जाता है ना। नदर्न प्लेन हो गया, पेनिनसुलर प्लेट हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गया एंड आइलैंड्स हो गया। उसके अलावा रिवर्स इन इंडिया, है ना, भारत की प्रमुख नदियां जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंदस एंड गोदावरी। उसके बाद क्लाइमेट्स, है ना, क्लाइमेट, मानसून, सीजन, ये सब चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है, इधर से सवाल आता है। उसके अलावा सॉइल टाइप्स, है ना, एंड नेचुरल वेजिटेशन, है ना, सॉइल का क्या क्या प्रकार है, इन सब चीजों से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा क्या है, एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज, एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज, कृषि और भूमि उपयोग, ये भी जो ज्योग्राफी का है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे अब इसमें क्या क्या है, इससे सब टॉपिक्स, तो इसमें है आपके मेजर क्रॉप जैसे कि राइस, व्हीट, पल्सेस क्रॉप्स के बारे में, है ना, फार्मिंग का क्या क्या टाइप होता है, कितने प्रकार से कृषि करी जाती है ना, जैसे कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, इन सबसे सवाल आता है। इरिगेशन मेथड्स इन इंडिया, इरिगेशन मतलब क्या, सिंचाई, इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई, तो सिंचाई से सिंचाई की व्यवस्था इंडिया में कैसी है, और किस प्रकार की सिंचाई, कितने प्रकार की सिंचाई की प्रक्रिया को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, वो हो गया। उसके अलावा है लैंड यूज पैटर्न, है ना, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के, जहाँ से सवाल आते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे हर चीज आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, है ना, हर चीज आपको क्या है, बाइलिंगुअल मिलेगा, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास जो सोर्सेस हैं, जो भी मटेरियल यहाँ पे दिया जा रहा है वो सिर्फ इंग्लिश में है या फिर हिंदी में, है ना, आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल चीजें दिख जाएंगी। तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें आप देखो मिनरल्स के बारे में, है ना, मिनरल्स मतलब क्या, खनिज संसाधन, है ना, मिनरल रिसोर्सेज मतलब क्या, खनिज संसाधन के बारे में है, जैसे कि कोयला हो गया, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, है ना, कोल, आयरन, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, इन सब के बारे में। इसके अलावा फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज, है ना, वन और जो जल संसाधन है वो हो गया। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी संसाधनों का संरक्षणों का जो संरक्षण, संसाधनों का जो संरक्षण है और उसका सस्टेनेबल यूज, है ना, मतलब क्या हुआ, सतत उपयोग कैसे करेंगे, ये हो गया। उसके अलावा और क्या है इसमें मेंशन, तो देखिए आपका है, हाँ एक सेकंड, उसके बाद है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी सवाल आते हैं, जिसे हम आर्थिक भूगोल कहते हैं, इसमें आपका इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया हो गया। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, है ना, भारत में परिवहन प्रणाली, भारत में परिवहन प्रणाली कैसे, इसमें आपको सड़क, है ना, सड़क हो गया, रेलवे, हवाई मार्ग, जल मार्ग, इन सब के बारे में भी पढ़ना होता है, क्योंकि इधर से भी सवाल पूछे जाता है, जैसे नेशनल हाईवे से हो गया, नेशनल वाटरवे से भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर आपका ट्रेड हो गया, ट्रेड में इंटरनल ट्रेड हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। उसके अलावा रोल ऑफ ज्योग्राफी इन रीजनल डेवलपमेंट, जो क्षेत्रीय विकास में भूगोल की क्या भूमिका है, इधर से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसमें आपका पूरा जो बिहार का फिजियोग्राफी, है ना, बिहार का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, बिहार का जो भौगोलिक बंटवारा है उसको भी आपको देखना हो, है ना, उसको भी आपको देखना होगा। उसके बाद फिर सारे डिस्ट्रिक्ट्स का लोकेशन आपको देखना होगा। उसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसका लोकेशन देखना होगा, उसका लोकेशन आपको देखना होगा, ठीक है।
ये सब चीज़ें आपको करने हों। उसी तरीके से आपका अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, है ना, जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स है जैसे गंगा, कोसी, गंडक, सोन, इन सब रिवर्स के बारे में, रिवर्स के साथ साथ उनकी सहायक नदियाँ जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बिहार का जो सॉइल टाइप क्या है, बिहार का सॉइल टाइप क्या है, वहाँ की एग्रीकल्चर कंडीशन क्या है, फ्लड प्रोन एरियाज के बारे में जानना होगा, क्योंकि आपको पता है कि उत्तरी बिहार के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं ना, कि जब कोसी का पानी आता है जिसकी वजह से वहाँ के कई सारे जो जिले हैं वो एकदम से तबाह हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। उसके अलावा आपका है क्लाइमेट, फॉरेस्ट एंड मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, क्लाइमेट, फॉरेस्ट एंड मिनरल रिसोर्सेज, जलवायु, वन और खनिज संसाधन के बारे में भी पढ़ना है। और आपके जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड उनका जो इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स है, जो भी बिहार के महत्वपूर्ण जिले हैं, है ना, जितने भी जिले हैं वहाँ की कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वहाँ की कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, भौगोलिक विशेषताएं हैं, चाहे वो जो जिला है वो किसी पर्टिकुलर किसी मिनरल्स के लिए फेमस हो, या फिर वो जो जिला है वो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस हो, या फिर वो जो जिला है वो किसी लेक के लिए फेमस हो, या कोई जिला है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैक्स मिला हो, है ना, इन सब चीज़ों को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया ज्योग्राफी का पार्ट। उसके बाद फिर इसमें मैं आपको थोड़ा मेंशन कर देता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। इसमें आपको पूरा जो वर्ल्ड मैप है ना, वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप है, इसको एक बार ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ आपके जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना, सारे कॉन्टिनेंट्स, ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनको भी आपको माइंड में रखना चाहिए, और उस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जो जोग्राफिकल फीचर्स है उसको भी ध्यान में रखना होगा। उसके अलावा आपको ओशियंस के बारे में, है ना, ओशियंस के बारे में, इंपॉर्टेंट सीज के बारे में, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सपोर्ट्स, है ना, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो है आपका वो है आपका इंडियन पॉलिटी। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका इंडियन पॉलिटी। उसको देखें तो उसमें लगभग इंडियन पॉलिटी से लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इंडियन पॉलिटी से लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। और जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो ये जनरल स्टडीज का समझ लो एक तरीके से बैकबोन कर सकते हैं ना, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होता है जिसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो बिहार एसआई में भी इंडियन पॉलिटी का काफी अच्छा वेटेज है, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो पर्टिकुलरली इन टॉपिक से आते हैं जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जो छूटा हुआ है वो मिसलेनियस टाइप के टॉपिक्स है, जहाँ से क्वेश्चंस तो आते हैं बट थोड़ा सा कम आता है। तो जो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, जिसमें लिखा है भारत का संविधान। अब भारत के संविधान के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग एन एजुकेटेड सिटीजन इतनी जानकारी हम सभी को होना चाहिए। ठीक है ना, भारत के नागरिक होने के होते हैं, तो इसमें हमारा ये इतना कर्तव्य है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, भारत का संविधान है वो कैसे बना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, संविधान सभा के बारे में, और संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें प्रियम्बल एंड इट्स मीनिंग, जो हमारा प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल मतलब क्या, प्रस्तावना जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, तो उसका क्या अर्थ है ना, उसका क्या अर्थ है उसके बारे में देखेंगे। एंड व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसका उसका क्या क्या सेलिएंट फीचर्स है, उसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है वो है आपका फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो भारत के संविधान में जब अगर आप उसको जब पढ़ते हो, है ना, तो आप उसमें पार्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उसमें से जो आपका फंडामेंटल राइट है ना वो संविधान के पार्ट थर्ड में, कहाँ, पार्ट थर्ड में इसके बारे में जो पार्ट थर्ड है वो बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, है ना। और हमारे संविधान का जो पार्ट फोर है ना, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है डीपीएसपी के बारे में, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना, डीपीएसपी के बारे में जिसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट है और दूसरा है ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज की कौन बात करता है, इसकी बात करता है, कहाँ पे बात करी गई, इसकी बात करी गई पार्ट 4A में, है ना, पार्ट 4A में जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा, क्योंकि इधर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए
सारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना होगा, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ना होगा, जो कि कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, 51A में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल राइट, मतलब वही मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इन सब चीजों को हमें करना होगा अच्छे से। तो ये उसके बाद फिर जो तीसरा टॉपिक है ना, वो है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो इसको मैंने बताया कि ये एक संविधान के कौन से पार्ट 4 में, संविधान के पार्ट 4 में मेंशन किया गया, ठीक है, संविधान के पार्ट 4 में इसको मेंशन किया गया है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अब जो डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके भी उसको क्लासिफाई किया गया, जैसे उसमें से सोशलिस्ट हैं, गांधीयन हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो इनसे सवाल आते हैं, तो इसको भी हमें करना होगा। उसके बाद अगला जो है वो है आपका यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को करना होगा, ठीक है, जिसमें आपका प्रेसिडेंट हो गया, है ना, प्रेसिडेंट का पावर क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इन सब चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के बारे में एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना होगा, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, सीएजी मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसी का यहाँ पे हिंदी में मेंशन किया गया है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद और महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आपको करना होगा, इधर से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट, है ना, राज्य सरकार के बारे में, जैसे क्या क्या, तो गवर्नर, है ना। अब जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक उसी तरीके का, है ना, उसी प्रकार से हमारे स्टेट्स में क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, गवर्नर होते हैं, ठीक है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर होता है और स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर हाई कोर्ट्स होते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो इन सब के बारे में भी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि इधर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर जुडिशरी आपकी होगी, तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ना होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कॉम्पोजिशन क्या है ना, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है। उसके बाद फिर इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, पीआईएल क्या होता है ना। जो हमारी जुडिशियरी है वो इंडियन जुडिशियरी जो है, इंडियन जुडिशियरी इंडियन जुडिशियरी है वो कैसी है, तो ये जो है आपका इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड है। इंडियन जुडिशियरी है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में आपको काफी डिटेल में अच्छे से करना होगा, क्योंकि इधर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद और क्या बच गया, तो फिर है आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस, है ना, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, कैसे संबंध, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिलेशंस, है ना, विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध। उसके अलावा रोल ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, जो इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया है उसका क्या क्या रोल होता है, ठीक है, कैसे अन्य राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाता है, कैसे राज्य और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय स्थापित किया जाता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, है ना, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है लोकल गवर्नेंस, है ना। लोकल गवर्नेंस मतलब क्या, स्थानीय शासन, जिसमें हम लोकल बॉडीज की बात करते हैं, है ना, जिसमें हम लोग क्या लोकल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। लोकल बॉडीज मतलब क्या हो गया आपका पीआरआई, पीआरआई क्या हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज व्यवस्था जिसको कहते हैं। और दूसरा क्या हो गया, म्यूनिसिपालिटीज, म्यूनिसिपालिटीज, है ना, म्यूनिसिपालिटीज जो अर्बन एरियाज में होता है, जैसे शहरी निकाय, शहरी स्थानीय निकाय हो गया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। यूएलबीज अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से एड ऑन किया गया, ठीक है। उसके बाद है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि जैसे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसका काम क्या है ना, इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 324 है, दैट इज डेडिकेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। जो आर्टिकल 324 है वो कहता है कि देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या है, जिसका काम है इलेक्शन को कंडक्ट कराना। किसका किसका इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, तो जैसे कि आपका प्रेसिडेंट का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका लोकसभा इलेक्शंस हो गए, है ना, पार्लियामेंट्री जो भी इलेक्शन होता है, उसके बाद एमपीज का इलेक्शन हो गया, एमपीज का इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन हो गया, इन सब को कंडक्ट कराता है ना। तो लोकसभा इलेक्शन हो गया, राज्यसभा इलेक्शन हो गया, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना, असेंबली इलेक्शन हो गया, ये सब कौन करवाता है, ये सब जो काम है वो किसका है, ये सब इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार ये हमारे दिमाग में आता है कि जो जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं ना, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है, जैसे अभी बिहार में होने वाला है, तो हमें ये लगता है कि अरे स्टेट का है तो हो सकता है स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है, जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराती है। तो आपको लग रहा होगा कि तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ना, स्टेट इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये कौन सा चुनाव कराता है, तो ये जो है आपका ये जो है वो आपका पंचायती राज का है ना, और यूएलबी का चुनाव करवाता है, अर्बन लोकल बॉडीज है ना, इसको इसके चुनाव कराने के लिए कौन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। तो ये कुछ इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके अलावा और भी कुछ मिसलेनियस के टॉपिक है, जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, है ना। इसमें क्या क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना। इन सबसे भी क्वेश्चन आता है ना, संविधानिक जो है ना, संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो भी बॉडीज है ना, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इधर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला है वो है इंडियन इकोनॉमी। अगला क्या है, इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था। यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इसमें से। अच्छा, इकोनॉमी में आपको एक चीज बताता हूँ कि बेसिक इकोनॉमी से ही सवाल आता है, बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं इकोनॉमी के। तो इसमें तो पहला तो हो गया जो इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, वहां से आपको सवाल देखने को मिलते हैं, जैसे कि इकोनॉमी है क्या, है ना, व्हाट इज इकोनॉमी, है ना। उसके बाद आप देखोगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हो गया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। तो आप पढ़े होगे कि जैसे हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो इसमें आपका होता है बहुत सारी कंट्री है वो कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट मोड को फॉलो करते हैं, बहुत सारी कंट्री है वो सोशलिस्ट, है ना, सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करते हैं। और कुछ कुछ ऐसी इकोनॉमी है जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स मतलब क्या, कुछ उसमें फीचर्स आपको कैपिटलिज्म के मिल जाएंगे एंड कुछ सोशलिज्म के, मतलब कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स मिल जाएंगे। उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका प्राइम एग्जांपल कौन है, उसका प्राइम एग्जांपल है इंडिया, है ना। इंडिया जो है वो खुद ही मिक्स्ड इकोनॉमी का एक प्राइम एग्जांपल है। तो ये हो गया। उसके अलावा जीडीपी क्या होता है ना, जीडीपी मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये सब के बारे में पढ़ना होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब हो गया क्या, मुद्रास्फीति, है ना, मुद्रास्फीति क्या हो गया, महंगाई, मुद्रास्फीति क्या हो गया, डिफ्लेशन क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। उसके अलावा आपका डिमांड एंड सप्लाई, है ना, मतलब मांग व पूर्ति। इसके अलावा मार्केट टाइप, बाजार की प्रकृति, है ना, बाजार का प्रकार क्या है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना होगा। जैसे टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोपोली होती है ना, कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, ओलिगोपोली क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो। बट मैं आपको अभी हम सिलेबस का ब्रीफ कर रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप नेशनल इनकम क्या होता है ना, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में भी करेंगे। तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा अगर देखो तो उसमें है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, भारत में आर्थिक योजना, है ना। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें है कि आपका हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, है ना, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। उसके बाद फिर आपने पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान के बारे में, 5 ईयर प्लान्स, है ना। तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन था, अभी उसको नीति आयोग ने उस चीज को रिप्लेस कर दिया है, तो नीति आयोग के बारे में भी पढ़ना होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान, है ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका उसका क्या उस मॉडल का, है ना, उस मॉडल का क्या नाम था, और उस मॉडल का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना, और वो किस चीज को किस फील्ड में वो डेडिकेटेड था। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद फिर बजट, है ना, अगला क्या, बजट एंड बैंकिंग है। यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूनियन बजट के बारे में, है ना, यूनियन बजट के बारे में इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, है ना, उसको आपको करना होगा।
फिर इसमें इसमें क्या है कि करंट, है ना, करंट रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं उससे सवाल पूछता है, जैसे कि फिजिकल डिफिसिट के बारे में पूछ लेगा, रिवेन्यू डिफिसिट के बारे में पूछ लेगा, है ना, राजस्व राजकोषीय घाटा क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछेगा। उसके बाद फिर टैक्सेशन जिसमें डायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछ सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछ सकता है, लेकिन बहुत बेसिक सवाल पूछता है। जैसे पूछेगा कि एग्जाम्पल दे देगा कि बताओ इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। सो इसलिए यहाँ पे आपको जानना होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को थोड़ा करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके अलावा क्या है इसमें, उसके अलावा है आपका इसमें बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, है ना। भारत के अंदर जो बैंकिंग प्रणाली है वो क्या है, कैसे काम करती है। अब उसमें उसमें जो उसका रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे कि आरबीआई, है ना, आरबीआई के बारे में आपको पढ़ना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद फिर अदर टाइप्स ऑफ बैंक जैसे कमर्शियल बैंक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। फिर है इन्फ्लेशन एंड प्राइस कंट्रोल, ठीक है, महंगाई और मूल्य नियंत्रण के बारे में। तो इसमें देखिए, इसमें आपको है, पहले तो आपको इन्फ्लेशन को ही समझना होगा, है ना, कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा कि क्या क्या उसकी कॉजेज है ना, व्हाट लेड टू इन्फ्लेशन, किस वजह से इन्फ्लेशन आती है मार्केट में। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना होगा सीपीआई के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, गवर्नमेंट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों को आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स और वेलफेयर प्रोग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अब इसमें आपके इंपॉर्टेंट स्कीम्स होगा, जैसे कि आपका पीएम किसान हो गया, उज्ज्वला हो गया, जन धन योजना हो गया, मनरेगा हो गया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। इन सारे स्कीम्स को आपको कवर करना चाहिए, है ना। खास करके वैसे स्कीम जो रिसेंटली लॉन्च हुए हो और या फिर रिसेंटली कोई माइलस्टोन अचीव किया हो, है ना। वैसे स्कीम जो रिसेंटली कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव किया हो उसको आप करिएगा, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो स्कीम होता है ज्यादातर ये करंट ओरिएंटेड होता है, ज्यादातर जो होता है ये करंट ओरिएंटेड होता है ना, करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है ना। और स्पेशली बिहार स्टेट स्कीम्स, है ना, वैसे स्कीम्स जो बिहार से रिलेटेड हो, वैसे स्कीम से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, विमेन, फार्मर, एजुकेशन, है ना, इन सब चीजों से। उसके बाद जो अगला है वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, है ना, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में है। अब इसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका होगा रोल ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, कृषि का, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि है उसकी क्या भूमिका है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, उसके बारे में। उसके बाद फिर लैंड रिफॉर्म हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे पूछा ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे, है ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। उसके बाद व्हाइट रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, ऐसे करके रिवोल्यूशन से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद फिर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो अगला है वो है आपका इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से, है ना, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उद्योग और आधारभूत संरचना से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या टॉपिक है तो इसको देखिए। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भी सवाल आता है। उसके बाद है कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती है। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र, है ना, वर्सेस निजी क्षेत्र, ये हो गया। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब परिवहन, एनर्जी, ऊर्जा, कम्युनिकेशन मतलब संचार, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब संरचना, ठीक है। तो सब चीजों से भी सवाल आता है। और अगला जो है वो है करंट इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, जिसको हम लोग समसामयिक घटनाएं कहते हैं। तो समसामयिक आर्थिक घटनाएं वैसे करंट अफेयर्स दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि अभी हम बजट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने वहां पे देखा था कि जो भी लेटेस्ट यूनियन बजट का हाईलाइट होगा, जब बजट रिलीज होता है तो उस समय का जो उसका जो हाईलाइट्स होता है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। जैसे आपका ग्रोथ रेट के बारे में, ठीक है, उसका डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है, ये सबसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको जो डेटा है ना उस डेटा को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, है ना, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होते हैं।
तो वैसे न्यूज़ को भी आपको कवर करना होगा, है ना, वैसे न्यूज़ को भी आपको कवर करना होगा। जैसे कि अभी न्यूज़ है ना कि इंडिया है वो जापान को सक्सीड कर लिया है, एंड नाउ इंडिया हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे जो न्यूज़ होगा ना, उसको आपको कवर करके रखना होगा, क्योंकि वहां से सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जितने भी कोर सब्जेक्ट हो गए, इसमें हमने डिस्कस किया। जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, जिसमें हमने हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, है ना, इनको डिस्कस किया। ये सारे के सारे क्या हैं, जनरल स्टडीज के कोर सब्जेक्ट हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है जनरल स्टडीज के आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, है ना। इसी का स्टैटिक, स्टैटिक प्लस करंट, है ना, स्टैटिक प्लस करंट मिल करके है ना, आपको जो पूरा ये जो सेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके बाद जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका बिहार एसआई के सिलेबस का, वो है जनरल साइंसेस, है ना, जनरल साइंसेस, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें भी हम थोड़ा देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट वाला है। तो सबसे पहला हम देखते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का जब हम देखते हैं तो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिलेबस में मेंशन्ड है। तो इसमें आपका हो गया मोशन, फोर्स, है ना, वर्क, एनर्जी, पावर, मतलब वही गति, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये हो गया। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हो गया हीट एंड टेम्परेचर, है ना, उष्मा और तापमान, लाइट मतलब प्रकाश, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परिवर्तन एंड अपवर्तन, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हो गया साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, है ना, ध्वनि, विद्युत और चुंबक चुंबकत्व। उसके बाद है सिंपल मैकेनिक्स, है ना, जैसे लीवर, पुलिस वगैरह। तो सरल मशीनें जैसे लीवर, पुली इत्यादि, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद है प्रेशर, डेंसिटी, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, है ना, दाब, घनत्व, आर्किमिडीज का सिद्धांत, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ से जो फिजिक्स है उसके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है आपका केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। यहाँ से देखिए तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला हो गया मैटर, है ना, मैटर जैसे स्टेट ऑफ मैटर, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, एंड चेंजेस, वही पदार्थ के बारे में, उसकी अवस्थाएं, गुणधर्म और परिवर्तन। उसके बाद एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड्स हो गया, मिक्सचर हो गया, है ना, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। उसके बाद तीसरा जो है वो है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, है ना, जिसको अम्ल, क्षार और लवण कहते हैं। उसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स, धातु और अधातु के बारे में। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में सवाल आया है, एंड कॉमन केमिकल्स इन डेली लाइफ, है ना, फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, विनेगर, इन सब के बारे में आता है ना, दैनिक जीवन में जो हम रसायन का प्रयोग करते हैं ना, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, है ना, बेकिंग सोडा हो गया, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया है, विनेगर हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। और तीसरा जो है वो है आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से कैसे सवाल पूछते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो जैसे कि पहला तो हो गया ह्यूमन बॉडी, इसमें आपके ऑर्गन्स हो गया, है ना, उसके बाद जैसे आपके अलग अलग सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएगा सवाल, सर्कुलेटरी सिस्टम से आएगा, है ना, जैसे वही मानव शरीर के अंग और तंत्र, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, इन सब चीजों से आता है। उसके बाद फिर आपका न्यूट्रिशन हो गया, है ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हो गया, प्लांट्स, पादप एवं जंतुओं में जो आपका न्यूट्रिशन पोषण है उसके बारे में होगा। डिजीज से काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि किसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, जैसे मलेरिया है वो किसके कारण होता है, टाइफाइड है वो किसके कारण होता है, टीबी किसके कारण होता है, कोविड किसके कारण होता है, कौन सी बीमारी है वो वायरस के कारण होता है, कौन सी बीमारी है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो है रिप्रोडक्शन प्लांट्स, प्लांट्स एंड एनिमल में प्रजनन कैसे होती है ना। उसके बाद फिर सेल के बारे में क्वेश्चन आता है, टिश्यू हो गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। उसका फिर इन्वायरमेंट, फूड चेन, इकोसिस्टम, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिलेबस को ब्रीफ करना, ठीक है ना। मेरा जो मेन पर्पस है, जो मेन मकसद है वो है सिलेबस को ब्रीफ करना, कि एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ से कुछ आइडिया लगा होगा। उसके बाद फिर और क्या है, और है साइंस इन डेली लाइफ, है ना, साइंस इन डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान से रिलेटेड जो चीजें हैं उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि यूज ऑफ साइंस, है ना, यूज ऑफ साइंस इन हाउस होल्ड एंड हेल्थ, ठीक है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में सवाल पूछता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप के बारे में पूछेगा, थर्मोमीटर के बारे में पूछेगा, है ना। और उसके बाद फिर बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बैरोमीटर के बारे में पूछ देगा, लैक्टोमीटर के बारे में पूछ देगा। तो ये सब जो चीजें हैं, है ना, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, है ना, इसका पर्पस क्या है, ये सब
पूछता है, तो आपको ये सब करना होगा। उसके अलावा वैक्सीनेशन के बारे में सवाल पूछता है, ठीक है ना, टीकाकरण और रोग प्रतिरक्षण के बारे में, है ना। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन हो गया, बेसिक अवेयरनेस अबाउट स्पेस साइंस, है ना, अंतरिक्ष विज्ञान की मूल जानकारी। तो इसमें इसमें जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड होते हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके जनरल साइंस वाले में ही, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी डेवलप हो रही है, जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, अंतरिक्ष जो विज्ञान है उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, नए नए कोई जो भी कोई न्यू मिशन हो गया इसमें, है ना, न्यू मिशन, कोई कोई भी न्यू अचीवमेंट मिला, कोई भी न्यू अचीवमेंट मिला, ठीक है ना, कोई नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ, है ना, कोई नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ, है ना, कोई नए रॉकेट के बारे में, तो ऐसे जो भी न्यूज जो स्पेस से रिलेटेड होगा, है ना, वो सब इसमें आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ना उसमें कवर होगा, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में होगा। तो ये जो बेसिकली होगा ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट होगा, ठीक है ना। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और क्या हो सकता है, तो यहाँ से आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी भी आ जाता है ना, डिफेंस टेक्नोलॉजी भी आ जाता है ना, इसमें क्या आ जाता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोई नया वेपन्स बनाया गया, है ना, या कोई नया मिसाइल बनाया गया, कोई नया अनार्म्ड ड्रोन बनाया गया, ठीक है ना, या आर्मी पर्पज के लिए ड्रोन बनाया गया, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो ये सब चीजें, तो देखिए ये हमने सिलेबस डिस्कस किया आपका जनरल स्टडीज का। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया, चाहे वो जनरल साइंस का हो, चाहे वो आपका इंडियन इकोनॉमी का हो, है ना, चाहे वो आपका पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ठीक है ना, ये जो जनरल स्टडीज का सेक्शन है ना वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स में तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं, और उसके बाद जो मेंस का एग्जाम होता है ना उसका भी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर और उसका सिलेबस को देख लेते हैं। तो आई होप आपको जो पीटी का है, प्रीलिम्स का है, उसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी में क्वेश्चंस आपके इन सारे टॉपिक से 100 क्वेश्चंस आते हैं, और 100 में से आपको 100 में से जो 90 क्वेश्चन होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, बाकी जो 10 क्वेश्चन होता है वो आपके अदर टॉपिक जैसे कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह से आता है, ठीक है। अब इसमें जो बच्चे क्लियर करेंगे, जो क्वालिफाई होंगे, उनको मेंस देने का मौका मिलेगा, है ना। जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे वो उनको मेंस देने का मौका मिलेगा। और मेंस का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो वो देखिए। तो मेंस है वो बेसिकली मेंस में 2 पेपर होते हैं। जैसे प्रीलिम्स में 1 पेपर हो रहा था, वैसे मेंस में कितने पेपर हो रहे थे, 2 पेपर हो रहे थे। जिसमें से जो पहला पेपर होता है ना वो जनरल हिंदी का पेपर होता है, ठीक है ना, सामान्य हिंदी की पेपर होती है, जो कितने देर का होता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 घंटे। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। और ये पेपर कितने मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स का होता है ना, 200 मार्क्स का होता है। मतलब ऑब्वियसली एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन वो 2 नंबर का होता है। और ये वाला जो पेपर होता है ये भी कैसा होता है, ये भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव ही होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ना। ये भी कैसा होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। और इसकी भी मिनिमम क्वालिफाइंग कितनी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी है, 30%। 30% इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सॉरी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये जो पेपर होता है ना जनरल हिंदी का, ये पेपर होता है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर, है ना। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि इसका जो नंबर होगा ना वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा। जो जनरल हिंदी का पेपर होगा वो सिर्फ पास करने वाला पेपर है, इसका नंबर आपको मेरिट लिस्ट में काम नहीं आएगा, है ना। मेरिट बनने में इसका नंबर ऐड नहीं होता है। तो ये जो पेपर है ना, ये जो आपका जनरल हिंदी का पेपर है ना, ये सिर्फ कैसा है, क्वालिफाइंग इन नेचर है ना, सिर्फ क्वालिफाई करना इसमें, मतलब 200 का, है ना, 200 का 30% आपको इसमें लेकर के आ जाना है और आप इस पेपर में क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब जनरल मेंस में ही दूसरा पेपर होता है। पहला तो हो गया जनरल हिंदी का पेपर जो आप 2 घंटे का दोगे। उसके बाद आपका जो दूसरा पेपर होगा मेंस का, वो होता है जनरल स्टडीज का पेपर, है ना। ये जो है ना ये मेन है, ठीक है, यही मेन है, यही मेन है, यही मेन है, यही आपको दरोगा बनाएगा, है ना, यही आपको क्या करेगा, दरोगा बनाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स भी क्वालिफाइंग था और मेंस का जो पेपर 1 था वो भी क्वालिफाइंग है ना। इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, पीईटी है, वो भी क्वालिफाइंग है।
मेरिट किससे बनना है? मेरिट आपको इस जनरल स्टडीज के पेपर से बनना है ना, जो पेपर 2 है। अब आइए इसकी प्रकृति को जानते हैं, है ना, इसमें इसका पैटर्न क्या है। तो अगर हम इसमें बात करें तो टोटल क्वेश्चंस कितना होगा, तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। टोटल कितना क्वेश्चन होगा, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर का होगा, तो 200 नंबर का होगा। तो वही बात है, सेम पैटर्न है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल टोटल कितने नंबर का, 200 नंबर का पेपर होगा। समय कितना मिलेगा, तो समय आपको, है ना, समय आपको वही 2 घंटा मिलेगा। समय कितना मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा, जैसे सारे पेपर्स में मिल रहा है। और इसका टाइप क्या रहेगा, क्योंकि हमारे मन में सवाल आ सकता है कि सर मेंस है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पेपर हो वो डिस्क्रिप्टिव आएगा, लिखने वाला रहेगा, तो वैसा नहीं है। इसके जो क्वेश्चंस होंगे कैसे होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो सेम नेगेटिव मार्किंग है, वही 0.2 मार्क्स पर, है ना, 0.2 मार्क्स आपका है वो कटेगा प्रत्येक गलत आंसर के लिए, है ना, 0.2 मार्क्स है वो प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपका डिडक्ट किया जाएगा। तो ये है जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसका एग्जाम स्ट्रक्चर का ये है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसकी अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं वो प्रीलिम से कॉमन है ना, कुछ टॉपिक्स है वो प्रीलिम से कॉमन है। कॉमन वाला टॉपिक क्या है, पहला तो हो गया जनरल साइंस, है ना। जनरल साइंस जो है वो कॉमन है, जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसका सिलेबस अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, है ना। ये जो है ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों में कॉमन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया। उसके बाद जो दूसरा कॉमन टॉपिक है वो क्या है, दूसरा जो कॉमन टॉपिक है वो है आपका जनरल स्टडीज, है ना। जनरल स्टडीज है ये भी क्या है, कॉमन टॉपिक है, जो प्रीलिम्स में था और यहाँ पे भी काम आएगा। मतलब अगर आप पीटी के लिए पढ़ते हो तो वो चीजें आपको मेंस में भी काम आएगा, है ना, वो चीजें आपको मेंस में भी काम आएगा। उसी को और थोड़ा सा गहराई से पढ़ लीजिए और थोड़ा रिफाइन कर लीजिए, तो ये चीजें यहाँ पे काम आ जाएगा। अब इसमें है क्या क्या, तो देखिए इसमें सिलेबस में मेंशन किया हुआ सिविक्स, है। सिविक्स मतलब क्या, पॉलिटी, है ना, पॉलिटी। उसके बाद और क्या है इसमें मेंशन, तो इंडियन हिस्ट्री, है ना, इंडियन हिस्ट्री जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया। उसके बाद और क्या है, इंडियन ज्योग्राफी, है ना, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। अब देखिए इंडियन ज्योग्राफी के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन है मेंस में, तो ज्यादा चांसेस जो है वो क्या है, आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पे आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, लेकिन आपका जो मेंस है ना उसमें उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है इंडियन ज्योग्राफी, है ना, स्पेसिफिकली मेंशन है इंडियन ज्योग्राफी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है ये आपका जनरल स्टडीज का सेक्शन हो गया, पॉलिटी, है ना। अगर हम देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें आपका पॉलिटी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। इसमें आप इकोनॉमिक्स को स्किप भी कर सकते हैं, है ना, इसमें आप इकोनॉमी को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन लेकिन आपने जब प्रीलिम्स में पढ़ा होगा तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर कोई करंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो जो दो नए सब्जेक्ट्स है ना, जो दो नए टॉपिक्स हैं वो ये दोनों हैं। पहला क्या है, पहला है मैथमेटिक्स और दूसरा है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, है ना। पहला क्या है, पहला है मैथमेटिक्स, है ना, मतलब क्या, वही एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड अरिथमेटिक, है ना, बेसिकली कहें तो गणित, मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा जो है वो क्या है, वो है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि रीजनिंग, है ना। और क्या, रीजनिंग, मतलब इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया गया है, मैथ्स और रीजनिंग, है ना। इसको सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। तो अब थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग का देख लेते हैं कि किस टाइप के, कौन कौन से टॉपिक से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मैथ्स का, है ना। तो सबसे पहले मैथ्स का देखिए, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका हो गया परसेंटेज, है ना, प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात से सवाल आते हैं। उसके बाद है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब समय, चाल और दूरी से क्वेश्चन आता है। टाइम एंड वर्क हो गया, समय और कार्य। एवरेज मतलब कि औसत। उसके बाद फिर एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त है। उसके बाद नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से सवाल आते हैं। उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आते हैं। और सिंप्लीफिकेशन हो गया, है ना, सरलीकरण से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके एसआई के एग्जाम में, है ना, दरोगा के एग्जाम में। ये मैथ्स का हो गया। वही जो दूसरा है ये जो है आपका मेंटल एबिलिटी, है ना, ये किसका है, ये है आपका मेंटल एबिलिटी, मतलब आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है ना वो इधर से आते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका एनालॉजी हो गया, है ना। एनालॉजी मतलब क्या होता है, समानता। अगर आप हमारे इस चैनल पे देखोगे तो आपको रीजनिंग के भी वीडियोस मिलेंगे ना, उसका पूरा प्ले स्टोर मिल जाएगा और उसमें अभी कुछ वीडियो डले हैं और वीडियोस में आने वाले समय में उसमें डाले जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से रीजनिंग कर लोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो एनालॉजी हो गया, उसके बाद आपका हो गया क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक सीरीज हो, अल्फाबेट सीरीज हो, है ना। सीरीज मतलब क्या, श्रृंखला। उसके बाद फिर कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग जिसको कूट लेखन कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर ब्लड रिलेशन, है ना, रक्त संबंध वाले सवाल आते हैं कि चाचा के लड़के है ना, तो आपके क्या होंगे, इस टाइप वाला सवाल समझ लो, है ना। उसके बाद फिर आपका डायरेक्शन सेंस का सवाल हो गया, है ना, दिशा का ज्ञान, है ना। विराम है, अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर पूरब गया, तो अब बताओ पहले से कितनी दूरी पे है या किस दिशा में, ऐसे करके सवाल आते हैं। उसके बाद फिर आपका वेन डायग्राम जिसको वेन आरेख कहते हैं, यहाँ से सवाल आते हैं। फिर सिलोजिज्म का पेपर है जिसको निगमन कहते हैं। एंड अगला है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, मतलब कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आते हैं। फिर है मिसिंग नंबर्स जिसको लुप्त संख्या कहते हैं। तो ये सब है क्या, ये सब है जो कि रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से आपके दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये करना होगा। लेकिन ये जो सेक्शन है ना, ये जो दोनों सेक्शन है, मैथ्स का और रीजनिंग का, ये सिर्फ किसके लिए, ये है मेंस, है ना, मेंस के लिए। आपको ये पीटी के लिए करने का जरूरत नहीं है, मतलब प्रीलिम्स के लिए इसको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो दोस्तों ये था आपका मेंस का सिलेबस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और मैंने आपको पूरा पैटर्न भी बताया कि क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने नंबर का होगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका 200 नंबर है ना, ये जो 200 नंबर है, इसी 200 नंबर पे आपका क्या लगेगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, है ना। इसी 200 नंबर पे क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और जो क्लियर करेंगे, है ना, जिनका भी मेंस क्लियर होगा, उनको फर्दर किसके लिए बुलाया जाएगा, पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, है ना। पीईटी क्या हो गया, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, है ना, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो गया, जिसमें आपका रनिंग वगैरह हो गया, है ना, 1600 मीटर की जो दौड़ होती है उसके लिए। फिर तो ये जो है आपका पूरा प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, तो हम आगे पीईटी के रिगार्डिंग भी कुछ वीडियो बना देंगे, है ना। या फिर अगर आपको कुछ और भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जनरली ये जो मेंस में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो जनरली वैकेंसी का टोटल 6 टाइम, है ना, 6 टाइम होते हैं, उतने बच्चों को पीईटी के लिए बुलाया जाता है ना। तो 6 गुना बच्चे को जो है दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। एंड उसके बाद फिर फाइनल रूप से मेरिट बनाया जाता है, ठीक है। तो यही कुछ जानकारी बिहार दरोगा से रिलेटेड आपके साथ शेयर करना था, जिसमें हमने पूरा एग्जाम पैटर्न को डिस्कस किया, है ना। उसके बाद हमने सारे सिलेबस को भी अच्छे तरीके से डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों, अपने दोस्तों या अपने जो भी रिलेटिव्स हो जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, है ना, स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके बीच में शेयर कीजिए। हम इसमें और भी पूरा बिहार दरोगा सीरीज इसमें चलाएंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।